नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीत की पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूं भारतीय इतिहास के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण भाग प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों प्राचीन इतिहास के अंतर्गत प्राग ऐतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, इन सभी से जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की 100% संभावना बनती है, तो ऐसे ही प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। तो इसके वन लाइनर प्रश्न है, पहले हम ये देख लेते हैं और इसके बाद हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। फर्स्ट है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो इसका आंसर है विंध्य रेंज। दूसरा है, मध्य प्रदेश में डैश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो इसका आंसर है भीमबेटका। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा भीमबेटका। नेक्स्ट है, भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है गुफा शैल चित्र। भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारे पास, किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? तो इसका आंसर है कालीबंगा। नेक्स्ट है, किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका आंसर है बुर्ज होम से। नेक्स्ट है, पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हल से जुते खेत, युगल शवाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं? तो कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं? युगल शवाधान। इसका आंसर है युगल शवाधान। इन सभी चारों ऑप्शन में से काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हल से जुते खेत, युगल शवाधान, तो इन सभी पांचों में से युगल शवाधान कालीबंगा में नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट है, लोथल, दैमाबाद, सुरकोटड़ा, धोलावीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो इसका आंसर है दैमाबाद। इसका आंसर है दैमाबाद। नेक्स्ट है, लंघनाज, गणवेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है? तो इसका आंसर है गणेश्वर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है लोथल। नेक्स्ट है, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? तो इसका आंसर है साबरमती। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका आंसर है लोहा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? तो इसका आंसर है हड़प्पा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है या फिर थी? तो इसका आंसर है यह अभी भी अपठित है। यह अभी भी अपठित है। नेक्स्ट है, लघु पाषाण क्या होते हैं? तो इसका आंसर है पत्थर के औजार। पत्थर के औजार। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका आंसर है सतलुज। हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ था वो सतलुज नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका आंसर है लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? तो इसका आंसर है सिंचाई की नहरें। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग डैश थे? तो इसका आंसर है शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात, कच्छ का रण। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता था? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो को। इसका आंसर है मोहनजोदड़ो को सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? तो इसका आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है, युगल शवाधान, फारस की मोहरे, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जो में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? तो इसका आंसर है उत्तम किस्म के जो। उत्तम किस्म के जो। नेक्स्ट है, चिरांद, मेहरगढ़, बुर्ज होम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़। नेक्स्ट है, तो ये सही सुमेलित किए गए हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया था ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, और हड़प्पा में स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगा में हल्के चिन्ह और लोथल एक पतन बंदरगाह है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका आंसर है ग्रेट गैनरी, अन्ना गार।
अनागार, जो मतलब बहुत बड़ा अन्न का भंडार करने का एक इमारत थी बहुत बड़ी, ग्रेट ग्रैनरी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका आंसर है पशुपति। नेक्स्ट है पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर है शिला लेख। नेक्स्ट है ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है म्यूजियोलॉजी। म्यूजियोलॉजी। दोस्तों अब हम इसके कुछ एमसीक्यू प्रश्न भी करेंगे, ऑप्शन वाइज जो दिए जाते हैं। तो पहला है हमारे पास, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नेक्स्ट है भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्राग ऐतिहासिक कला का पहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। नेक्स्ट है किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी पूरा पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल कोड उपकरण जैसे हस्त कुठार, खंडक, विदारणी। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल फलक उपकरण और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल जिसमें तक्षणी और खुरचनी उपकरण। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है जो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगर नियोजन को माना जाता है, प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसमें एक भी ऑप्शन मेल नहीं खा रहा है आंसर के अकॉर्डिंग। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के दक्षावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नलियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर है सी अज्ञात, जो अभी तक पता नहीं चल पाई है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डैश था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में रखाला दास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित भी उन्होंने किया था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी धान्यागार या फिर अन्नागार, जो अन्न रखने के काम में आता था, अन्न को स्टोरेज करता था। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर की लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर की चौड़ाई 7.01 मीटर थी। नेक्स्ट है विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका।
सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 13वां प्रश्न हमारे सामने, देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक शास्त्रों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, लोथल। ऑप्शन बी, लोथल। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के बीच यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती एक दीवार से घिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था, तो इसका आंसर ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, लोथल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी, मिट्टी के पात्र। ऑप्शन डी, मिट्टी के पात्र। कालीबंगा सैंधव कालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है या फिर स्थित है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, व्यापार। ऑप्शन बी, व्यापार। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु सभ्यता अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन डी, लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। और वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोहा युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अब वैदिक सभ्यता, और हम वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे आगे, और इसके MCQ प्रश्न भी हम आगे देखेंगे। तो पहला है, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो इसका आंसर है इंद्र। नेक्स्ट है, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। नेक्स्ट है, 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था, तो इसका आंसर है ब्राह्मण। इसका आंसर है ब्राह्मण। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है, तो इसका आंसर है महाभारत का। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो इसका आंसर है साम वेद को। साम वेद को। नेक्स्ट है, किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो इसका आंसर है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, जो गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो इसका आंसर है तंबाकू का। इसका आंसर है तंबाकू का। नेक्स्ट है, मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है, तो इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट है, 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सेम प्रश्न को देखिए कैसे इसको पलटकर पूछा गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था, तो इसका आंसर है 4 वर्णों में। इसका आंसर है 4 वर्णों में। नेक्स्ट है, नाचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है, तो इसका आंसर है कठोपनिषद। नाचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है, तो इसका आंसर है कठोपनिषद। नेक्स्ट है, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, तो इसका आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद एक वेद है, ना कि एक उपवेद है। नेक्स्ट है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं, तो इसका आंसर है संस्कृत। संस्कृत। नेक्स्ट है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, तो इसका आंसर है यजुर्वेद। नेक्स्ट है, उपनिषद क्या है, तो इसका आंसर है हिंदू दर्शन का स्रोत। हिंदू दर्शन का स्रोत। दोस्तों, अब शुरू हो रहे हैं इसके वैदिक सभ्यता के MCQ प्रश्न ऑप्शन वाइज। तो पहला प्रश्न हमारे पास, वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन क्या था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, दूध और इसके उत्पाद।
वैदिक आर्य के भोजन में दूध, घी, दही आदि प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव यानी कि जौ डालकर शीर पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए जौ, या फिर इसको यव भी कहते हैं। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यव का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी तांबा। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, वेद शब्द का अर्थ है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। पांचवा प्रश्न है, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। छठा प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। जैसे ब्रह्मचारी के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष और वानप्रस्थ के लिए 50 वर्ष से 75 वर्ष तथा संन्यास के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष तक। जबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सातवां प्रश्न है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? तो इसका आंसर ऑप्शन डी उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे तो इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आठवां प्रश्न, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज वैद्य है, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। बी अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। और सी पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्राय गाय ही होती थी, ना कि जमीन। तो उपयुक्त सभी है। ऋग्वेद में गाय की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेदिक आर्य को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। उनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गवष्टि है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आमतौर पर गाय ही होती थी और भूमि कभी ना होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10वां प्रश्न, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने आर्यों का आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए समिति। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जन साधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के शाकल
शाखा से संबंध है? ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत या भागदुग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऑप्शन सी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्यदेव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां प्रश्न, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है किससे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद से। भारतीय प्रतीक या राज्य चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी गार्गी। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी गंधर्व विवाह। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है और प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह, पांचवा है गंधर्व विवाह और छठा है असुर विवाह, सातवां है राक्षस विवाह और आठवां है पैशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह एवं आर्ष विवाह को ही विधि सम्मत माना गया है। बाकी 5 प्रकार के जो विवाह है उनको विधि सम्मत नहीं माना जाता। वैदिक सभ्यता के बाद अब हमारे पास है बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले हमारे पास है इसके 1 लाइनर प्रश्न, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो इसका आंसर है जैन धर्म में। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो इसका आंसर है पाली भाषा में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है पहली। नेक्स्ट है, त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तकें हैं? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है, बरहुत डैश से संबंधित है? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म से। तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो इसका आंसर है महावीर ने। नेक्स्ट है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है महावीर स्वामी को। नेक्स्ट है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो इसका आंसर है जैन धर्म से। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को डैश भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है आगम। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सयादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो इसका आंसर है जैन धर्म का। नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? तो इसका आंसर है लुम्बिनी में। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट है, धामेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है सारनाथ में। नेक्स्ट है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो इसका आंसर है ब्रह्मचर्य को। नेक्स्ट है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है अहिंसा। नेक्स्ट है, किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? तो इसका आंसर है प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट है, अजंता की चित्रकारियां डैश की कहानियों को दर्शाती है? तो इसका आंसर है जातक कहानियों को। अजंता की चित्रकारी जातक कहानियों को दर्शाती है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट है, महावीर का मूल नाम डैश था? तो इसका आंसर है वर्धमान। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है, प्रथम जैन महासभा का उपयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, धम्म संस्कृत शब्द का डैश रूप है? तो इसका आंसर है पाली भाषा का। नेक्स्ट है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर है कुशीनगर। नेक्स्ट है, महायान पाठ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो इसका आंसर है महावस्तु। नेक्स्ट है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है जैन धर्म से। जैन धर्म से। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर है सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है जैन धर्म से। नेक्स्ट है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से
किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है अंग। नेक्स्ट है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो इसका आंसर है जैन धर्म का। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर है राजगृह। इसका आंसर है राजगृह। अब शुरू होते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला प्रश्न हमारे पास, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। अशोक के रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। नेक्स्ट है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी शाक्य वंश। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया सुदोषण के यहाँ हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो इसमें एक भी ऑप्शन मेल नहीं खा रहा है उत्तर से, तो इसका विस्तार रूप हम देखते हैं। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के शासन में वर्ष 1871 में मांडले वर्मा आधुनिक म्यांमार में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जगराभी भामसा, नरीधाम्बी राधाजा और सुमंगलम स्वामी द्वारा की गई थी। जबकि हर्ष के समय में कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा आयोजित की गई थी। जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्ति। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। नेक्स्ट है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए त्रिपिटक। ऑप्शन ए त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। यह है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उपनिषद एवं अरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, तो इसका आंसर ऑप्शन डी स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए ना यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और ना ही वेद अध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। 8वां प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की पाली भाषा में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो ए है दुनिया दुखों से भरी है, बी है लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, सी है यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, और डी है ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो दिए गए कूट हैं और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए बी और सी। उपयुक्त जो 3 है ए बी सी ये हैं। तो इसका विस्तार रूप हम देखते हैं। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं तृष्णाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छा पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। नेक्स्ट है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बुद्ध के काल में। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्के जो 5वीं तथा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि बुद्ध काल के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समुचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11वां प्रश्न, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी पाली पाठ।
प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी या फिर पाली भाषा में की गई थी? पाली उस समय आमजनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। नेक्स्ट है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो इसका आंसर ऑप्शन ए पाली। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाम सात पाक सिनी। वाम सात पाक सिनी। उपयुक्त विकल्पों में से भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ वाम सात पाक सिनी था। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए जन्म। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा ग्रह त्याग से, पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान से और पदचिह्न निर्वाण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। नेक्स्ट है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान या प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिरत्न। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया था। बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध धम्म और संघ। नेक्स्ट है, इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध तथा चौथा है दुख निरोध गामनी। 18वां प्रश्न हमारे सामने, बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए स्तूप। बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो इसमें एक भी ऑप्शन मेल नहीं खा रहा है, तो इसका विस्तार हम देखते हैं। बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगध राज बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसन्नजीत तथा वत्सराज उदयन थे। महापद्म नंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पावापुरी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ। जबकि 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह राजगीर के समीप स्थित पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए बुद्ध के युग में। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23वां प्रश्न, महावीर कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 24वें तीर्थकर। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी महावीर। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर अष्टनेमि के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25वां प्रश्न, जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ऋषभदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पावापुरी। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजन पद की राजधानी पावा या फिर पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अंग।
जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास संलेखना के द्वारा अपना शरीर त्यागा था। यह हमारा अंतिम प्रश्न है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित। तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई है। नेक्स्ट है हमारे सामने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो इसका आंसर है हर्यक वंश। नेक्स्ट है अजातशत्रु डैश का बेटा था? तो इसका आंसर है बिंबिसार। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था, पुत्र था। नेक्स्ट है सिकंदर महान कब पैदा हुए थे? तो सिकंदर महान 356 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। नेक्स्ट है सिकंदर ने हाइडेस्पीस के युद्ध में किसको हराया था? तो इसका आंसर है पोरस को। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो इसका आंसर है मगध। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में से एक गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है तक्षशिला। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में डैश के संघों को श्रेणी कहते थे? तो इसका आंसर है व्यापारियों की। प्राचीन भारत में व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहते थे। नेक्स्ट हमारे सामने इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, तो हम देख लेते हैं। भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए चित्रित धूसर मृदु भांडों के साथ। लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अहिछत्र, अंतरी खेड़ा, अतंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रीवस्ती आदि स्थलों से लोह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृदुभांड कहा जाता था। दूसरा प्रश्न हमारे सामने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी लोह का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज्य में लोह का विशाल भंडार था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास तीसरा प्रश्न, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी बिंबिसार। ऑप्शन सी बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसने चंड प्रघोत अवंती का शासक की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मगध। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे जिसका प्रयोग मगध सेना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पांचवा प्रश्न, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत। ऑप्शन ए संस्कृत। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। छठा प्रश्न हमारे सामने, हेरोडोटस को माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इतिहास का जनक। ऑप्शन ए इतिहास का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सातवां प्रश्न है, अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी? तो इसका आंसर है इसके आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों बनेंगे क्योंकि जो झेलम नदी है उसी को हाइडेस्पीस कहा जाता है यूनानी भाषा में। तो इसका विस्तार रूप हम देखते हैं। ऑप्शन मेल नहीं खा रहे इसमें। यूनानी स्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पीस नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली और झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीस कहा जाता है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया है कि झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीस कहा जाता है। तो चाहे से आप उसे हाइडेस्पीस कह लो या फिर झेलम कह लो, पर ऑप्शन में दोनों ही हैं तो वो मैच नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार इसका आंसर ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी पोरस। नेक्स्ट है नौवां प्रश्न, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी मूसा संहिता। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है।
जिसे तोरहा भी कहते हैं, और इनकी पूजा स्थल सिनागोग के नाम से जाना जाता है। सिनागोग के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्धों का और जैन अवस्था पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम अनुसार लिखिए। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा हर्यक वंश, उसके बाद आएगा हमारे पास शिशुनाग वंश, उसके बाद हमारे पास आएगा नंद वंश, और उसके बाद हमारे पास आएगा मौर्य वंश। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, 2, 1 और 3। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो इसका कालक्रम जो इस प्रकार है, हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, वो 412 से ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद नंद वंश 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद मौर्य वंश रहा 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर जो होगा विकल्प सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11वां प्रश्न, महाभाष्य लिखा था तो किसने लिखा था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी पतंजलि ने। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे, और इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमाएं बनाकर बिकवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12वां प्रश्न, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक, सुश्रुत और वाग्भट के चिकित्सीय त्रय के नाम से जाना जाता है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट को चिकित्सीय त्रय के नाम से जाना जाता है, और ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद में सिद्धहस्त थे, मतलब पारंगत थे। नेक्स्ट अब हमारे पास मौर्य काल। तो मौर्य काल से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो हम सभी देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास वन लाइनर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए थे। तो इसका आंसर है 340 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? तो इसका आंसर है मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे। तो किस धर्म के थे? जैन धर्म के। नेक्स्ट है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त का। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। नेक्स्ट है, महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे? तो इसका आंसर है मौर्य वंश के। नेक्स्ट है, अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो इसका आंसर है मौर्य वंश। नेक्स्ट है, कलिंग का युद्ध वर्ष डैश में हुआ था। तो किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो चाणक्य ने। नेक्स्ट है, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला डैश में पाई जाती है। तो इसका आंसर है बिहार। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला बिहार में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर है मौर्य राजवंश ने। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण मौर्य राजवंश ने किया था। नेक्स्ट है, सांची के बौद्ध स्मारक डैश में है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। सांची के जो बौद्ध स्मारक है वो मध्य प्रदेश में, जो सांची है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जो सांची में बौद्ध स्मारक होंगे वो भी मध्य प्रदेश में ही होंगे। नेक्स्ट है, कलिंग, धौली, भाब्रू, जौगड़ में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है भ्राबू। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो इसका आंसर है तिस। इसका आंसर है तिस। नेक्स्ट है, मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो इसका आंसर है खान। सिर्फ राज्य का अधिकार था खान के विषय पर। नेक्स्ट है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो इसका आंसर है अशोक। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो इसका आंसर है प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो इसका आंसर है विष्णुगुप्त। मतलब चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था, विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के विषय पर लिखी गई पुस्तक है। तो इसका आंसर है राजनीति। इसका आंसर है राजनीति। नेक्स्ट है, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? तो इसका आंसर है अशोक। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? तो इसका आंसर है प्रगति को। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित है? तो इसका आंसर है पत्थर पर। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे
जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? तो इसका आंसर है अशोक। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी या पाटलिपुत्र ही थी। अब हम मौर्य काल के जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकेसिया, जोडेसिया और पेरी पानिस दाई के क्षेत्रों को दिया था। ये सभी अफगानिस्तान के हिस्से थे। एरिया जिसे हेरात कहा जाता है, अराकेसिया जिसे कंधार कहा जाता है, और जडेसिया और पेरिस पेनिसदाई जो है इसे वर्तमान में काबुल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, श्रवणबेल गोला में। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबहु के साथ श्रवणबेलगोला मैसूर चले गए और यहीं इसने काया कलेश द्वारा शरीर त्याग दिया था। इसे जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ऑप्शन ए, बिंदुसार। ऑप्शन ए, बिंदुसार। बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। यूनानी इतिहासकार उसे अमित्रोचेटस के नाम से भी पुकारते हैं। नेक्स्ट है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अशोक। ऑप्शन ए, अशोक। अशोक मौर्य राजवंश का महान सम्राट था और यह बिंदुसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पांचवा प्रश्न, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को कुमारात्म्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। नेक्स्ट है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सातवां प्रश्न, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध। ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भीरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य राजा अशोक। मौर्य राजा अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की, गुजरा, निट्टूर तथा उदयगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नौवां प्रश्न, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अशोक। नेक्स्ट है, 10वां प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की सभी विकल्प सही है। जीवन वृत्त, विदेश नीति और आंतरिक नीति, सभी की जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, जिसमें पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहालेख। शिलालेख जो चट्टानों पर लिखे गए, स्तंभ लेख जो खंभों पर लिखे गए, खंभे बना कर लिखे गए स्तंभ लेख, और गुहालेख जो गुफाओं में लिखे गए हैं। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इनमें अशोक कालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति एवं जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रॉक एडिक्ट 13 यानी कि 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा का
वर्णन किया है और दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी शिला राजादेश 13 यानी कि 13वां शिलालेख। नेक्स्ट 15वां प्रश्न हमारे सामने, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मेगस्थनीज। ऑप्शन सी मेगस्थनीज। मेगस्थनीज यूनानी ग्रीस शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मेगस्थनीज। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, इंडिका किसने लिखी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी मेगस्थनीज ने। नेक्स्ट है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी उपगुप्त। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त की थी। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की थी। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कौटिल्य। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी ब्राह्मी। अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में, तक्षशिला एवं लघुमान अभिलेख अरमाइक लिपि में, शेरकुना अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा सभी शिलालेख लघु शिलालेख स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 1837 जेम्स प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अशोक। मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी संघ के प्रति आस्था। धम्म में वर्णित है कि पक्षी प्राणियों की हत्या ना करना, प्राणियों को क्षति ना पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, भातृभाव, दान पुण्य, अल्प व्यय, अल्प संचय इत्यादि। धम्म में संघ के प्रति आस्था संबंधित कोई तत्व वर्णित नहीं है। 27वां प्रश्न है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए जिला प्रशासक। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होता था। मेगस्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा है। उसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमाई था। 28वां प्रश्न हमारे सामने, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी शुंग वंश ने। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न,
मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बृहदत्त। दोस्तों आगे हमारे पास अब मौर्योत्तर काल, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वन लाइनर और ऑप्शन वाइज वो सभी हम अब आगे देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो इसका आंसर है सिंधु तथा झेलम। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वो सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में स्थित था। नेक्स्ट है जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो इसका आंसर है संस्कृत का। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो इसका आंसर है पाणिनि। नेक्स्ट है अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी? तो इसका आंसर है आंध्र। नेक्स्ट है गांधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी? तो इसका आंसर है बुद्ध। नेक्स्ट है मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां डैश की बनी होती थी? तो इसका आंसर है धब्बेदार लाल पत्थर। मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां धब्बेदार लाल पत्थर की बनी होती थी। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर है पतंजलि। नेक्स्ट है पूर्व गुप्त काल में लोहा, सोना, टिन एवं चांदी में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? तो इसका आंसर है टिन। नेक्स्ट है कलहण, मैत्रेयी, कालिदास एवं पाणिनि में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो इसका आंसर है पाणिनि। नेक्स्ट है गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो इसका आंसर है हिंद यूनानी। नेक्स्ट है भारतीय कला का कौन सा स्कूल है, वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है गांधार। नेक्स्ट है सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े किसके द्वारा लाए गए? तो इसका आंसर है कुषाण, शक तथा पार्थियन द्वारा। नेक्स्ट है सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है सिमुक। और सही सम्मिलित किए गए हैं ये सभी, जैसे महाकाल मंदिर उज्जैन में है, श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिले में है, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में, जैन मंदिर खजुराहो में मध्य प्रदेश, और खजुराहो के मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। और पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है अष्टाध्यायी। इसका आंसर है अष्टाध्यायी। आगे हम इसके ऑप्शन वाइज जो प्रश्न है वो सभी कर लेते हैं। एमसीक्यू प्रश्न, मिलिंद पाहनो क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बौद्ध पाठ। मिलिंद पाहनो एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी कनिष्क। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सीय शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट है कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गांधार कला। ऑप्शन सी गांधार कला। गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी, इसलिए गांधार कला को ग्रीक रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गांधार नामक स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण इसे गांधार कला कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए गांधार कला। ग्रीको बौद्ध कला के नाम से गांधार कला को जाना जाता है। गांधार शैली भारतीय और यूनानी कला की सम्मिश्रण शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इसके राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी भारत में शक संवत की सूचक है। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए, मतलब बैठे थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कनिष्क ने 78 ईस्वी में। शक संवत का संस्थापक कनिष्क था। कनिष्क द्वारा इसे 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। आठवां प्रश्न है बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कनिष्क। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। उसके शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी।
तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान तथा महायान में। नेक्स्ट हमारे पास 9वां प्रश्न, निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो सविस्तार रूप हम देख लेते हैं इसका। कवि राजमार्ग की रचना की थी अमोघ वर्ष ने, आदि पुराण की रचना की थी जिनसेन ने, गणित सारास्म ग्रह की रचना की थी महावीराचार्य ने, अमोघ रीति की रचना की थी संकटायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10वां प्रश्न, निम्न के जोड़े बनाइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। सही सम्मिलित जो किया हुआ है, विक्रम संवत 58 BC और वास्तव में 57 ईस्वी पूर्व बताया गया है। नेक्स्ट है शक संवत 78 AD, कलचुरी संवत 248 AD, गुप्त संवत 320 AD, ये लगभग 319 ईस्वी यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, कला की गांधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क। कुषाण काल मुख्यतः कनिष्क के समय के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली भारत, ग्रीक, यूनानी शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु गांधार था, अतः इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां काले सलेटी पाषाण से बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12वां प्रश्न, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, खारवेल। प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। इसके बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह द्वितीय सदी ईसा पूर्व में शासक हुआ था तथा इसका संबंध कलिंग के चैदी वंश से था। इसने अनेक विजय प्राप्त की थी, जिनमें मगध के शासक बृहस्पति मित्र तथा दक्षिण के सातवाहन शासक शातकर्णी पर विजय प्रमुख है। यह जैन तीर्थकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। इसने कृषि हेतु नहरों का निर्माण करवाया तथा प्राचीन नदी के दोनों तटों पर महाविजय प्रसाद नामक महल बनवाया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने ऐरा, महाराज, मेघवाहन, कलिंगाधिपति आदि उपाधियां भी इसने धारण की थी। नेक्स्ट है राजा खारवेल किस चैदी वंश के महानतम शासक थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कलिंग। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, जैन धर्म को। नेक्स्ट है सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गौतमीपुत्र शातकर्णी। गौतमीपुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसकी माता गौतमी बल्लश्री की नासिक प्रशस्ति तथा पुलुमावी के नासिक गुहालेख से इसकी सैनिक सफलताओं के विषय में सूचना मिलती है। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि इसके वाहनों ने तीनों समुद्रों, इससे तात्पर्य बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर का जल पिया था। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तक्षशिला। तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित थी। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन जबकि विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र थे। तक्षशिला नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। इसकी सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों आगे हमें दिया गया है गुप्त काल। तो गुप्त काल से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें वन लाइनर दिए गए हैं, तो वन लाइनर प्रश्नों को हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने, न्याय सूत्र किसने लिखी। तो इसका आंसर है गौतम। नेक्स्ट है नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था। तो इसका आंसर है कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट है घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी में राज्य किया था, किस साम्राज्य का राजा था। तो इसका आंसर है गुप्त साम्राज्य का। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रथम हुण आक्रमण कब हुआ था। तो इसका आंसर है लगभग 458 ईस्वी में, लगभग 458 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो इसका आंसर है गुप्त साम्राज्य। नेक्स्ट है डैश प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। तो इसका आंसर है आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य प्रारंभिक 8वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एलोरा की गुफाएं डैश में है। तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। तो इसका आंसर है एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है। तो इसका आंसर है अजंता।
नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका आंसर है हरिशेन। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या अजंता की गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है ये बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है मेघदूत का लेखक कौन है? तो इसका आंसर है कालिदास। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का एरन शिलालेख, पुलिकेशन द्वितीय का ऐहोल स्थित शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो इसका आंसर है भानुगुप्त का एरन शिलालेख। भानुगुप्त का एरन शिलालेख जिसमें सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अब शुरू हो रहे हैं इसके एमसीक्यू प्रश्न ऑप्शन वाइज। तो पहला प्रश्न हमारे सामने, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर है गुप्त वंश ने। इसका आंसर है गुप्त वंश ने। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। दक्षिणी दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्णयुग माना जाता है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, विक्रमादित्य। नेक्स्ट है गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, रुपयक। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। तो सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। पांचवा प्रश्न है, हरिशेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। हरिशेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिशेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी तथा इसे कविराज भी कहा जाता था। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हुनों द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुनों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आठवां प्रश्न, निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुप्तों के। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, अतः गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 350 से 375 ईस्वी में कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। किसे? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सोना। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई है। नियंत्रित आकार और भारी वाली यह स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों में पाई जाती है। यद्यपि स्वर्णांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं है जितनी कुषाण मुद्राएं। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12वां प्रश्न, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 319वीं। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319वीं से शुरू किया गया था। यही चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13वां प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्राहिक हरिशेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पदात्मक तथा बाद की गद्यात्मक हैं। यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हरिशेन। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान ने भारत में 399 से 414 ईस्वी के बीच भ्रमण किया था। इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, मेघदूत का लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कालिदास। भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास गुप्तकालीन विभूति थे। इनकी प्रमुख कृतियां अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, चौवाक। सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी प्राचीन भारत के आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता और चिकित्सक थे। चार्वाक चिकित्सक नहीं थे, बल्कि वे अपने भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार के आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम इस प्रकार थे: कालिदास, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, वररुचि, अमर सिंह, शंकु घटकरपर आदि। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, वराहमिहिर थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक प्राचीन खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर। वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ वृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका है। वृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। इन्होंने वृहत जातक तथा लघु जातक की भी रचना की थी। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त काल। अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य 2वीं शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ और लगभग 7वीं शताब्दी तक चला। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों आगे है हमारे पास अब दक्षिण भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला हमारे पास वन लाइनर प्रश्न है, मीनार, शिखर, गोपुरम में से कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषता है? तो इसका आंसर है सभी। तो द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषता है मीनार, शिखर और गोपुरम, ये सभी है। नेक्स्ट है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता था? तो इसका आंसर है शालाभोग। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार शालाभोग को किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। तो इसका आंसर है बेल्लन वगाई। नेक्स्ट है, सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित किए गए हैं। तो पहला हमारे पास बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु तंजावुर में, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, हम्पी में स्मारकों का समूह ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है पल्लव राजाओं ने। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम डैश द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है नरसिंह वर्मन। महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो इसका आंसर है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में हेनशांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो इसका आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम के। नेक्स्ट है, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो इसका आंसर है राजराज चोल। राजराज चोल। नेक्स्ट है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है कांचीपुरम। नेक्स्ट है, संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है कदम्बगा। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर
डैश का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है चट्टानों से कटे मंदिर। नेक्स्ट है एलोरा में कैलाश मंदिर डैश का एक उदाहरण है? तो ये आंसर है चट्टानों से कटे मंदिर। नेक्स्ट है चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? तो इसका आंसर है द्रविड़ शैली। नेक्स्ट है भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? तो इसका आंसर है दक्षिणी। नेक्स्ट है नेडियोन, उदयन, जयराल, नैदुन, जयराल एवं नेडू में कौन से शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर है नेडियोन। नेक्स्ट है किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी? तो इसका आंसर है 8वीं सदी। 8वीं सदी। नेक्स्ट है संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो इसका आंसर है पांडे। नेक्स्ट है महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका आंसर है रथ मंदिर। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम एवं नंदी वर्मन में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलिकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वातपी कोंड की खिताब हासिल किया था या उपाधि हासिल की थी? तो इसका आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। दोस्तों अब इस शुरू हो रहे हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन ऑप्शन वाइज, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए? तो इसका आंसर ऑप्शन बी अरिका मेडू। अरिका मेडू एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती थी तथा फिर यहां से रोम को जाती थी। अरिका मेडू पांडिचेरी की खुदाई से रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न, मनके तथा बर्तन प्राप्त किए गए हैं। अतः स्पष्ट है कि संगम काल में अरिका मेडू रोमन व्यापार के मुख्य केंद्रों में से एक था। नेक्स्ट है गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास तीसरा प्रश्न, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए त्याग समुद्र। त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम चोल ने धारण की थी। विक्रम चोल ने धारण की थी। शेष सभी उपाधियां राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय के विभिन्न अवसरों पर धारण की थी। चौथा प्रश्न हमारे सामने, अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शिव। अधिकांश चोल कालीन मंदिर शिव को समर्पित है। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। पांचवा प्रश्न है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पली चंदम। पली चंदम। चोल अभिलेखों से दान में दी जाने वाली भूमि के उल्लेख मिलते हैं जो विभिन्न धर्मों एवं सामाजिक समूहों को प्रदान की जाती थी। जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को पली चंदम कहा गया। नेक्स्ट है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण। चोल वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल शासकों ने 19वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राजराज प्रथम ने। चोलों द्वारा श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता गया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंहल पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर अधिकार कर लिया, जबकि संपूर्ण सिंहल तथा दक्षिण पूर्व एशिया की विजय का श्रेय राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय शैलेंद्र राज्य के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा तथा अन्य द्वीप सम्मिलित थे। मालदीव की विजय का श्रेय राजराज प्रथम को प्राप्त है। मालदीव की विजय का श्रेय राजराज प्रथम को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आठवां प्रश्न, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राजराज। नौवां प्रश्न है, उत्तर मेरुरु शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चोल। उत्तर मेरुरु तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त शिलालेखों से चोलों के ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये शिलालेख 919 ईस्वी तथा 929 ईस्वी के समय के हैं। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम ने। चोलों की नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण राजेंद्र प्रथम द्वारा
करवाया गया था। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, चोल राजाओं का शासन था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु पर। चोल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय चोल साम्राज्य में दक्षिणी राज्यों का अधिकांश भाग सम्मिलित था, परंतु चोल साम्राज्य की स्थापना एवं पतन के समय यह तमिलनाडु राज्य के अंदर ही सिमटा हुआ था। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है हमारे सामने, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उरेयूर। प्राचीन चोल संगमकालीन साम्राज्य की राजधानी उरेयूर थी। संगमकालीन इस वंश के शक्तिशाली शासक करिकाल द्वारा राजधानी को कावेरीपट्टनम में स्थानांतरित किया गया। 9वीं शताब्दी में विजयालय ने तंजावुर को चोल राज्य की राजधानी बनाया। 13वां प्रश्न हमारे सामने, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एलोरा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, अतः इसके आरंभिक निवास स्थान को सामान्यतः राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी माना जा सकता है। दंती दुर्ग के शुरुआती अभिलेखों के आधार पर डॉक्टर अल्टेकर ने राष्ट्रकूट राजधानी को एलोरा के आसपास के क्षेत्र में बताया है, जिसे सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। कालांतर में मान्यखेद राष्ट्रकूटों की राजधानी बनी। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम ने। महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था। यह मंदिर बेसर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न हमारे सामने, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हिंदू, बौद्ध और जैन। एलोरा में अवस्थित गुफाएं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के साथ है। औरंगाबाद के एलोरा में अधिकांश गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कवि राजमार्ग। गोविंद तृतीय का पुत्र अमोघवर्ष धर्म और साहित्य का अनुरागी राष्ट्रकूट शासक था और उसने स्वयं कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ लिखा था। आदि पुराण को जिनसेन ने, गणित सार संग्रह को महावीराचार्य ने और अमोघ वृत्ति को संकटायन ने लिखा है। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पल्लवों के। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा पल्लवों द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है। इसका निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर। कन्नड़ काव्य के कवि पंपा, पौन्न और रन्न के संरक्षण सहित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में ठोस चट्टान कटवा कर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जो वास्तुकला का आश्चर्य माना जाता है। नेक्स्ट है एलोरा में ठोस सेल को काट कर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वैरुल नामक स्थान पर स्थित है, जहां 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पल्लव वेल्लोर। वेल्लोर पल्लव वंश की राजधानी नहीं थी, पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। से सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट है किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी के जो दौरान शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पल्लव राजवंश। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर एक काशम पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 24वां प्रश्न, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था,
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, भीम रथ तथा युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध थे। रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। 25वां प्रश्न हमारे सामने, पुलिकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वतापी के चालुक्य। पुलिकेशिन द्वितीय का चालुक्य वंश वतापी से संबंध था। यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इस वंश की स्थापना जय सिंह ने की थी। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलिकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ऐहोल। ऐहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलिकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रविकीर्ति ने की थी। हर्षवर्धन के साथ पुलिकेशिन द्वितीय के युद्ध पर भी यह लेख प्रकाश डालता है। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 27वां प्रश्न, रविकीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो रविकीर्ति को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पुलिकेशिन द्वितीय का। ऐहोल प्रशस्ति के रचनाकार रविकीर्ति जैन कवि था और इसको चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। इसने ऐहोल अभिलेख में पुलिकेशिन द्वितीय की विजयों का विस्तृत विवरण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 28वां प्रश्न, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पुलिकेशिन द्वितीय। पुलिकेशिन द्वितीय पश्चिमी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए राजस्थान में। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट है, द्वितीय पांडन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए थलवईपुरम तांबे की प्लेटों। द्वितीय पांडन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख थलवईपुरम की तांबे की प्लेटों में किया गया है। नेक्स्ट है 31वां प्रश्न, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सोमदेव। 32वां प्रश्न हमारे सामने, विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विल्हन। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक विल्हन थे। नेक्स्ट अब हमारे सामने गुप्तोत्तर काल। तो इससे संबंधित जितने भी वन लाइनर प्रश्न बनते हैं तो उन्हें हम सब देख लेते हैं। 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को डैश के चौहानों ने परास्त किया। तो इसका आंसर है अजमेर। 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया, हराया। नेक्स्ट है 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? तो इसका आंसर है सामंत। अगला है हमारे पास, पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो इसका आंसर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर है नरसिंह देव। कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह देव ने बनवाया था। नेक्स्ट है, हुमा का झुकता हुआ मंदिर डैश को समर्पित किया गया है? तो इसका आंसर है शिव। इसका आंसर है शिव। नेक्स्ट है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर है गोपाल। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो इसका आंसर है सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान डैश से विवाह किया था? वह उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। तो इसका आंसर होगा संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह किया था। वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। नेक्स्ट है, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका आंसर है चंदेल वंश। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अगला है, शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है एलिफेंटा गुफाओं में। आगे दिया है एलिफेंटा की गुफाएं डैश में हैं? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में हैं और एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में हैं। नेक्स्ट है, ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। तो इसका आंसर है एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाएं।
नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर है शिव को। एलिफेंटा की गुफाएं किसको समर्पित है? शिव को। नेक्स्ट है उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो इसका आंसर है चंदर बरदाई। चंदर बरदाई। नेक्स्ट है पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो इसका आंसर है सेन वंश। पाल वंश के बाद बंगाल में कौन सा शासन आया? सेन वंश का। नेक्स्ट है महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो इसका आंसर है न्याय दर्शन से। नेक्स्ट है कुलीन प्रथा पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं सेन में से किसके शासनकाल से संबंधित था? तो इसका आंसर है सेन के। तो कुलीन प्रथा संबंधित थी सेन वंश के। अगला है हमारे पास जोड़े दिए गए हैं, सही सुमेलित है, जो कि प्रतिहार है कन्नौज। प्रतिहार की राजधानी थी कन्नौज। पल्लव की राजधानी थी कांची। सेन वंश की थी लखनौती और चालुक्य की थी वतापी। ये राजधानियों का सुमेलन है। नेक्स्ट है बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर है महिपाल के। नेक्स्ट है होयसेल, पांड्य, कदम तथा कलचुरी में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं था? तो इसका आंसर है कलचुरी। नेक्स्ट है संस्कृत कवि राजशेखर डैश के दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर है महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम के दरबार में संस्कृत कवि राजशेखर रहते थे। नेक्स्ट है किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है सूर्य मंदिर कोणार्क। अगला है हमारे पास राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है दंती दुर्ग। नेक्स्ट है राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो इसका आंसर है जैन तीर्थकर। जैन तीर्थकर। नेक्स्ट है कौन से दो प्रमुख शहर चहमानों के नियंत्रण में थे? तो इसका आंसर है दिल्ली तथा अजमेर। दिल्ली तथा अजमेर। नेक्स्ट है परमार, चालुक्य, प्रतिहार एवं चंदेल में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? तो इसका आंसर है चंदेलों का। चंदेल वंश के शासकों का संबंध अग्निकुल से नहीं है। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट है राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की थी? तो कहां से कहां बदली की थी? तो थानेश्वर से कन्नौज। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो इसका आंसर है असम। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? असम। तो असम का प्राचीन नाम या पुराना नाम पहले कामरूप था, बाद में असम हुआ इसका नाम। नेक्स्ट है कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय ने। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। दोस्तों आगे दिए गए हैं अब हमें इसके एमसीक्यू प्रश्न ऑप्शन वाइज। तो पहला प्रश्न हमारे सामने हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित तथा कादम्बरी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। हर्षचरित वर्धन इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत है। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बाणभट्ट। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विक्रमादित्य चैतन्य। इसका विस्तार रूप देखते हैं। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में उसकी राजधानी कन्नौज आया था। चाणक्य अथवा कौटिल्य विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु व प्रधानमंत्री था। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री अधिकारी था, जबकि चैतन्य बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन। प्रश्न हमारे सामने 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तेजपाल। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर गुजरात के बघेल वंशीय शासक वीर धवल के दो मंत्रियों वास्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया था। यह मंदिर जैनियों को समर्पित है। पांचवा प्रश्न है खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी चंदेल राजपूत। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर समूह के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं सदी में
चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ। यहाँ 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में लगभग 30 मंदिर ही शेष हैं। ये मंदिर हिंदू, वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हिंदू तथा जैन दोनों। जैसे कि ऊपर अभी ये लाइन में आया है कि ये मंदिर हिंदू, वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। तो केवल हिंदू नहीं हो सकता, केवल जैन नहीं हो सकता, ना ही हिंदू ना ही जैन तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर इसका बनेगा सी, हिंदू तथा जैन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7वां प्रश्न, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिहिर भोज। रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी के जो दौरान है प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदिवर्रा एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। चूंकि प्रश्न में प्रमाण शब्द पूछा गया है जो कि गलत है, तो सही वाक्य इसका प्रभास ही होगा। तो प्रभास है, क्वेश्चन में जो प्रमाण दिया गया है वो प्रमाण ना होकर वो प्रभास शब्द होगा। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रतिहार। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भोज या मिहिर भोज। 10वां प्रश्न है, हैनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैनसांग लगभग 630 से 643 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हैनसांग की भारत यात्रा का वृतांत उसकी रचना सीयू की तथा उसके मित्र हीली द्वारा रचित हैनसांग की जीवनी से प्राप्त होता है। हैनसांग के विवरण से तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासकीय पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। हैनसांग कन्नौज की धर्म सभा का अध्यक्ष था तथा उसने प्रयाग के 6ठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। नेक्स्ट है, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? इसका आंसर ऑप्शन ए, हैनसांग। 12वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में हैनसांग भारत आया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। 13वां प्रश्न है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, हैनसांग को। हर्ष के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री हैनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, पुलिकेशन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलिकेशन द्वितीय चालुक्य वंशी जो थे उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पुलिकेशन द्वितीय। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक चालुक्य वंश का पुलिकेशन द्वितीय था। इसने हर्षवर्धन को पराजित किया। 16वां प्रश्न है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, थानेश्वर। और थानेश्वर के बाद वो कन्नौज शिफ्ट की गई थी। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर में थी। 605 ईस्वी में हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन शासक बना और 606 ईस्वी में अपनी राजधानी कन्नौज बनाई और इस उपलक्ष्य में हर संवत भी प्रारंभ किए, अतः अभिष्ट विकल्प सी उत्तर होगा। 17वां प्रश्न है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो नागानंद की रचना किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें 5 अंक है। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन हुआ है। रत्नावली में भी 4 अंक है तथा यह नाटक वत्सराज उदयन तथा उसकी रानी वासव दत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों को उनके देशों के साथ मिलान करिए। तो मध्यकालीन यात्रियों को उनके देशों के साथ मिलान करना है कि कौन सा यात्री किस देश से था। तो मार्को पोलो इटली से था, इब्न बतूता मोरक्को से था और महमूद वली बाल्खी जो था ये बल्ख से था और एंटोनियो मोंसेरेट ये स्पेन से था। तो इसका आंसर होगा 3,
4 1 और 2, 3 4 1 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3 4 1 2। मार्को पोलो इटली से था, इब्न बतूता मोरक्को से था, एंटोनियो मोंसेरेट स्पेन से था और महमूद अली बाल्की बल्ख से था। 19वां प्रश्न हमारे सामने, भारत में नालंदा महाविश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। नालंदा वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। 20वां प्रश्न है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आदि शंकराचार्य द्वारा। आदि शंकराचार्य द्वारा। आदि शंकराचार्य ने देश की 4 दिशाओं, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना की। 21वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन बख्तियार। नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। नालंदा को भी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी। 22वां प्रश्न है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिहारों ने। 738 ईस्वी में राजस्थान का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बना था। राजपूतों के इस संघ ने जुनैद इब्न अब्दुर रहमान अलमारी के नेतृत्व वाली अरबी सेना को हराया था। 23वां प्रश्न है, सांची का महान स्तूप है किस राज्य में? तो इसका आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था और प्रारंभ में यह ईंट निर्मित था और तत्पश्चात शुंग शासकों द्वारा इसका विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया। स्तूप का व्यास लगभग 40 मीटर और ऊंचाई 16.50 मीटर है। इसके एक और जंगल एवं तोरण द्वार द्वारा अंध सातवाहन युग में बनाए गए। 24वां प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी नरसिंह देव प्रथम ने। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव प्रथम चोड़गंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। इस मंदिर के चारों ओर पत्थर के तराशे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनसे 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी है, मानो कि ये 7 घोड़े रथ को खींच रहे हों। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। इसे गीति काव्य कहना ज्यादा उचित होगा। इसमें 12 सर्ग है तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। 26वां प्रश्न हमारे सामने, डैश सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। तो दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी। तोमर उत्तर पश्चिम भारत का एक राजवंश था। तोमरों का मानना था कि वे चंद्रवंशी हैं। तोमरों ने अपनी प्रथम राजधानी दिल्ली को बनाया, जिसे तोमर दिल्लिका के नाम से पुकारते थे। 27वां प्रश्न है और यह हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। विद्या नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कश्मीर। महारानी विद्या 1980 से 1003 ईस्वी कश्मीर की महारानी थी। महारानी विद्या लोहार वंश के राजा सिंहराज की पुत्री और काबुल के हिंदू शाही भीम शाही की पौत्री थी। तो दोस्तों ये थे प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की 100% संभावना है। तो दोस्तों इस एक ही वीडियो में आपको प्राचीन इतिहास के सभी टॉपिक को कवर करते हुए सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।